नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस PYQ सीरीज में। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 4 अंतर्राष्ट्रीय संगठन। बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न संबंधित है बहुविकल्पीय प्रश्न से और यह प्रश्न 2022 और 2022 के CWSN एग्जाम में आ चुका है। प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को। तो इससे संबंधित कुछ अन्य तथ्य देख लेते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर 26 जून 1945 को 50 देशों ने हस्ताक्षर किए थे और पोलैंड ने 15 अक्टूबर को इस पर हस्ताक्षर किए थे, जिससे मूल संस्थापक सदस्य बढ़कर 51 हो गए। तो आपको ध्यान रखना है, संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल संस्थापक सदस्य 51 थे और भारत इसमें 30 अक्टूबर 1945 को शामिल होता है। इसका मुख्य उद्देश्य था विश्व युद्धों को रोकना और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। चलिए कुछ देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध की राख से और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य 6 अंग है, आपको याद रखना है। एग्जामिनर परीक्षा में पूछ सकता है संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंगों के नाम लिखिए, तो आपको इन नामों को याद रखना है। पहला अंग है महासभा या जनरल असेंबली, दूसरा अंग है सुरक्षा परिषद, तीसरा अंग है सामाजिक और आर्थिक परिषद या आर्थिक और सामाजिक परिषद, चौथा अंग हो जाएगा सचिवालय, पांचवा अंग हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठा अंग हो जाएगा न्यायशीता परिषद। और इन अंगों में से भी मुख्यतः आपको याद रखना है सुरक्षा परिषद के बारे में। सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 सदस्य स्थायी होते हैं और 10 सदस्य अस्थायी होते हैं। उसके बाद में आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में। इसका मुख्यालय है नीदरलैंड की राजधानी हेग में, नीदरलैंड। याद रखना है, एग्जामिनर पूछ सकता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? हेग। किस देश में है? नीदरलैंड में। उसके बाद में आपको याद रखना है न्यायशीता परिषद के बारे में। इसे 1994 में समाप्त कर दिया गया था। तो प्रश्न बन सकता है न्यायशीता परिषद को कब समाप्त किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1994। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? यह प्रश्न आ चुका है 2023 के एग्जाम में, संभावना है आगे के एग्जाम में पूछे जाने की। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे ट्राइगवेली और ये 1946 से 1952 तक प्रथम महासचिव बने रहे और ये नॉर्वे से थे और कश्मीर मुद्दे पर भारत पाक युद्ध विराम में प्रयास किया। वर्तमान महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस। प्रश्न आ सकता है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस, जो है पुर्तगाल से और ये इस पद पर आसीन हैं 2017 से। और यदि एग्जामिनर हार्ड क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ सकता है एशिया महाद्वीप से संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव। तो यूथांट थे भारत के पड़ोसी देश म्यांमार से। तो आपको याद रखना है यूथांट के बारे में भी। उसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव को 2001 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला या नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा कोफी ए अन्नान। कोफी ए अन्नान घाना से संबंधित थे और इन्होंने एड्स, टीबी, मलेरिया से लड़ने के लिए महासचिव रहते हुए कई प्रयास किए और इन्होंने ही अमेरिकी नेतृत्व में इराक पर हुए हमले को अवैध करार दिया था और इन्हीं के नेतृत्व में 2005 में मानवाधिकार परिषद और शांति संस्थापक आयोग की स्थापना हुई। तो आपको याद रखना है कोफी ए अन्नान को 2001 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। प्रश्न नंबर 4, संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई? प्रश्न पूछा गया है 2024 में। तो आपको ध्यान रखना है
संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकार परिषद की स्थापना हुई 2006। 19 जून 2006 से इसने कार्य करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही शांति संस्थापक आयोग और लोकतंत्र कोष का भी गठन किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में खाली जगह अस्थायी सदस्य है। तो यह प्रश्न पूछा गया है 2022 और 2023 के CWSN एग्जाम में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी सदस्य हैं और 5 स्थायी सदस्य है। शुरुआत में संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 अस्थायी और 5 स्थायी सदस्य थे, लेकिन बीच में इनकी संख्या 4 बढ़ाकर 10 अस्थायी सदस्य और 5 स्थायी सदस्य कर दिए गए। तो अगला एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। तो सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी। और स्थायी सदस्यों का चुनाव द्वितीय विश्व युद्ध के विजेताओं और उस समय की महाशक्तियों के आधार पर हुआ था। और अस्थायी सदस्यों का चुनाव आम सभा द्वारा 2 वर्षों के लिए किया जाता है और अस्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर नहीं होती है और एक बार कार्यकाल खत्म होने के बाद तुरंत कोई देश वापस अस्थायी सदस्य नहीं चुना जा सकता, उसके बीच में गैप होना आवश्यक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है। यह प्रश्न आ चुका है 2025 में और यह मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आया और इसी दिन हम संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाते हैं। और साथ ही साथ ध्यान रखना है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका में, याद रखना है। उसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अति लघुतरात्मक प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 1, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देशों के नाम लिखिए। और यह प्रश्न आ चुका है 2022 और 2024 के एग्जाम में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों में शामिल है अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। एक्स्ट्रा फैक्ट देख लो। और जो ये 5 स्थायी सदस्य है इन्हें हम P5 भी कहते हैं। यदि एग्जाम में पूछ ले P5 क्या है तो आपको ध्यान रखना है संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी 5 देश जिन्हें हम P5 या परमानेंट 5 भी कह सकते हैं, इनके पास होती हैं वीटो पावर। और इसका मतलब है इनमें से यदि एक भी देश किसी प्रस्ताव के खिलाफ वोट दे दे तो वह प्रस्ताव पास नहीं हो सकता, चाहे पीछे के 14 देश ही उसके समर्थन में क्यों न हो। यदि एक भी देश परमानेंट P5 में से उस वीटो पावर का इस्तेमाल कर दे तो फिर बाद में उस प्रस्ताव का कोई भी तात्पर्य नहीं रह जाता। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो पावर से क्या अभिप्राय है। तो पीछे हमने चर्चा की थी, वीटो पावर मतलब निषेधाधिकार। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को मिला एक नकारात्मक वोट का अधिकार जिसके द्वारा कोई भी स्थायी सदस्य किसी भी फैसले को रोक सकता है, चाहे भले ही बाकी सदस्य उसके पक्ष में हो। यह अधिकार लोकतंत्र और बराबरी की धारणा से मेल नहीं खाता, लेकिन 1945 की महाशक्तियों की रुचि बनाए रखने के लिए वीटो पावर का आविष्कार या वीटो पावर नाम का रखा गया कॉन्सेप्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है लीग ऑफ नेशंस के स्थान पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का प्रमुख कारण क्या था। तो आपको ध्यान रखना है संयुक्त राष्ट्र संघ से पहले अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन था जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन और इसका गठन हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के बाद। और इसका मुख्य उद्देश्य था दुनिया में प्रथम विश्व युद्ध जैसे युद्धों को रोकना, लेकिन यह अपने उद्देश्य में सफल नहीं रहा और दूसरा विश्व युद्ध हो गया और जिस कारण आगे निकट भविष्य में तृतीय विश्व युद्ध को रोकने के लिए इसके स्थान पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से संबंधित डेग हैमरशोल्ड ने एक प्रसिद्ध कथन कहा है, तो उस कथन को भी आपको याद रखना है। तो डेग हैमरशोल्ड ने कहा है यूएन की स्थापना मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि नरक से बचाने के लिए हुई है। तो एग्जामिनर चाहे तो प्रश्न पूछ सकता है किस व्यक्ति का कथन है यूएन की स्थापना मानव को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं
बल्कि नरक से बचाने के लिए हुई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डेग हैमरशोल्ड। और इसी तरह आपको एक कथन और याद रखना है संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, और इस कथन को कहा है हमारे भारत के ही एक व्यक्ति जिनका नाम है शशि थरूर। तो शशि थरूर ने संयुक्त राष्ट्र संघ को बतकही चौपाल कहा है, बतकही चौपाल, जहां पर विभिन्न देशों के प्रतिनिधि बातचीत के माध्यम से अपने समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 4 पर। तो प्रश्न नंबर 4 है संयुक्त राष्ट्र संघ की 4 विशिष्ट एजेंसियों के नाम लिखिए। यह प्रश्न आ चुका है 2023 के एग्जाम में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की 4 विशिष्ट एजेंसियां, 1 नंबर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, 2 नंबर IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, 3 नंबर यूनेस्को, और 4 नंबर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और अतिरिक्त तथ्य ध्यान रखना है WHO का ध्येय है सबके लिए स्वास्थ्य, यूनिसेफ बाल कल्याण के लिए कार्य करता है, और UNHCR शरणार्थियों के लिए एक प्रकार से उच्चायोग का कार्य करता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की 4 विशिष्ट एजेंसियां हो गई WHO, IMF, यूनेस्को और ILO। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख संगठनों और उनके मुख्यालयों के बारे में देख लें। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख संगठन, सबसे पहले शुरुआत करते हैं WHO से। तो WHO का मुख्यालय है जिनेवा, और जिनेवा है स्विट्जरलैंड में। उसके बाद में हम बात करते हैं यूनेस्को के बारे में, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज को कंजर्वेशन करने के लिए कार्य करता है, और इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। उसके बाद में हम बात करते हैं IMF और विश्व बैंक के बारे में, और इनका मुख्यालय है अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में। उसके बाद में हम बात करते हैं खाद्य और कृषि संगठन, और इसका मुख्यालय है रोम, इटली में। और उसके बाद में यूनिसेफ, और यूनिसेफ बाल कोष है, एक प्रकार बाल अधिकारों के लिए बात करता है, और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। तो ये है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय। यदि एग्जामिनर चाहे तो 1 नंबर का प्रश्न यहाँ से भी पूछ सकता है, WHO का मुख्यालय, यूनेस्को का मुख्यालय, या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या विश्व बैंक का मुख्यालय, खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय, यूनिसेफ का मुख्यालय। तो आपको ध्यान रखना है इन सभी का मुख्यालय कहाँ कहाँ है। चलिए बिना वक्त गवाए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है सुरक्षा परिषद के कोई 3 कार्य लिखिए, यानी UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसके कोई 3 कार्य लिखने हैं। यह प्रश्न आ चुका है 2022 CWSN और 2022 के एग्जाम में। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, विवादों का शांतिपूर्ण निपटान करना, आक्रमणकारी देश के खिलाफ सैन्य कार्रवाई या प्रतिबंध लगाना, ये 3 प्रमुख कार्य हो गए सुरक्षा परिषद के। और सुरक्षा परिषद के निर्णय सभी सदस्य देशों पर बाध्यकारी होते हैं, यानी यूनाइटेड नेशन के 193 सदस्य है, तो 193 के 193 सदस्य देशों को उन निर्णयों को मानना पड़ेगा जिन निर्णयों को UNSC ने लिया है। यदि जनरल असेंबली कोई निर्णय लेती है तो वह बाध्यकारी नहीं होता है, लेकिन सुरक्षा परिषद द्वारा लिया गया निर्णय बाध्यकारी होता है। सुरक्षा परिषद उस निर्णय को मनवाने के लिए साम, दाम, दंड, भेद किसी का भी इस्तेमाल कर सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है IAEA का पूरा नाम क्या है। यह प्रश्न आ चुका है 2025 में, मिलान वाले प्रश्न से संबंधित है। तो IAEA का पूरा नाम है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, और इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। और इसका उद्देश्य क्या है? परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग बढ़ाना और सैन्य इस्तेमाल को रोकना। यानी परमाणु ऊर्जा का आप बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो या अन्य कार्यों में इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन इसका आप सैन्य इस्तेमाल नहीं कर सकते, मतलब परमाणु बम बनाने में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। यह प्रमुख कार्य है अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी का। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। इसमें मैंने ऑलरेडी सुमेलित कर रखा है, तो आप देख लीजिए। सबसे पहले आर्थिक और सामाजिक परिषद। तो आर्थिक और सामाजिक परिषद क्या करती है? सदस्य देशों के आर्थिक व सामाजिक कल्याण की चिंता करती है। इसमें 54 सदस्य होते हैं, और जो आम सभा द्वारा 3 साल के लिए चुने जाते हैं। उसके बाद में है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो सदस्य देशों के बीच मौजूदा विवादों का निपटान करना, और इसका मुख्यालय है हेग है नीदरलैंड में, और इसमें होते हैं 15 न्यायाधीश। ध्यान रखना है वर्तमान समय में एक न्यायाधीश भारत से भी है जिनका नाम शायद दलवीर भंडारी हैं, वो है जोधपुर राजस्थान से। चलिए बढ़ते हैं अगले
मिलान करने पर। तो अगला मिलान है सुरक्षा परिषद। तो सुरक्षा परिषद का कार्य है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संरक्षण। इसमें 5 स्थायी व 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और इसके फैसले बाध्यकारी होते हैं, यानी सदस्य देशों को उन फैसलों को मानना ही होगा। उसके बाद में है विश्व व्यापार संगठन। तो सदस्य देशों के बीच मुक्त व्यापार की राह आसान बनाना, और इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। और 1995 से पहले विश्व व्यापार के लिए जीएटीटी कार्य करता था। जीएटीटी, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ऐसा कुछ है, ट्रेड्स, या देख लेना आप फुल फॉर्म। उसके बाद में बढ़ते हैं अगले मिलान पर। अगला है डब्ल्यूएचओ। तो डब्ल्यूएचओ सबके लिए स्वास्थ्य, यह एजेंसी महामारियों से निपटने का नेतृत्व करती है। उसके बाद में आ जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो वैश्विक वित्त व्यवस्था की देखरेख करता है। इसमें 190 सदस्य देश हैं और कई देशों को यह लोन भी उपलब्ध करवाता है, और इसमें G7 देशों का दबदबा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है लघुतरात्मक प्रश्न। तो 2022 में एक प्रश्न आया था, विश्व को अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों है। संभावना है कि यह प्रश्न इस बार पूछ लिया जाए, तो आपको ध्यान रखना है। विश्व को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से है। पहला कारण है युद्ध और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन देशों के बीच झगड़ों और विवादों का शांतिपूर्ण समाधान खोजने में मदद करते हैं। ये संवाद और चर्चा के लिए एक मंच उपलब्ध करवाते हैं ताकि युद्ध की नौबत न आए। उसके बाद में सहयोग, यानी विभिन्न देश आपस में एक दूसरे का सहयोग करें, इसके लिए भी हमें आवश्यकता है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की। जैसे कुछ चुनौतियां इतनी विशाल होती हैं कि कोई एक अकेला देश उससे नहीं सामना कर सकता, जैसे महामारी है, ग्लोबल वार्मिंग है और आतंकवाद है। इस मामलों में विश्व के सभी देशों को साथ में आकर काम करना जरूरी होता है। उसके बाद में तीसरा प्रमुख कारण है विश्वास और नियम। ये संगठन एक ढांचा और नियम तय करते हैं, जिससे देशों को भरोसा होता है कि सभी देश उन नियमों को मानेंगे, लागत और लाभ का बंटवारा सही होगा और सभी सदस्य नियमों का पालन करेंगे। चौथा हो जाएगा मानवीय सहायता। प्राकृतिक आपदाओं के कारण या युद्ध के समय में ये संगठन कई निर्दोष लोग जो युद्ध में शामिल नहीं है उनकी राहत और पुनर्वास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए विश्व को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य उद्देश्य क्या थे। यानी 1945 में जिस समय इसकी स्थापना की गई थी, तो उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य उद्देश्य तो देख लिए। सबसे पहले इसका प्रमुख उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। दूसरा था विभिन्न देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना। तीसरा था अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, और चौथा हो जाएगा विभिन्न देशों के बीच सामंजस्य बिठाना। देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, विश्व में विश्व युद्धों को रोकना, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना, राष्ट्रों के बीच आत्मनिर्णय और समान अधिकारों के आधार पर मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या मानवीय समस्याओं को सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना, विभिन्न राष्ट्रों के कार्यों में तालमेल बिठाने के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करना। ये सभी प्रमुख उद्देश्य थे, तात्कालिक प्रमुख उद्देश्य थे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निबंधात्मक प्रश्न, और यह प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगातार 4 सालों से आ रहा है। 2022, 2023, 2024 और 2025 का CWSN। भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने के पक्ष में विस्तार से तर्क दीजिए। यानी सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य है जिसमें भारत शामिल नहीं है, तो आप कौन कौन से तर्क देंगे कि भारत को सुरक्षा परिषद का एक स्थायी सदस्य होना चाहिए। तो इसके निम्नलिखित तर्क हैं। सबसे पहले विशाल जनसांख्यिकी प्रतिनिधित्व। वर्तमान समय में भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, और सुरक्षा परिषद में भारत के बिना दुनिया का एक बड़ा हिस्सा प्रतिनिधित्व से दूर हो जाता है, और यह परिषद की वैधता पर सवाल उठाता है। इसलिए भारत को सुरक्षा परिषद का एक स्थायी सदस्य होना चाहिए। दूसरा कारण लोकतांत्रिक मूल्य। संयुक्त राष्ट्र है वो पूरी दुनिया में लोकतांत्रिक शासन का समर्थन करता है, और भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यूएन के लोकतांत्रिक आदर्शों के अनुसार भारत यहाँ पर कार्य करता है अपने यहाँ पर, और संविधान भी उसी के अनुसार बना हुआ है। तो दूसरा प्रमुख कारण हो गया, सबसे बड़े लोकतंत्र होने के नाते भी भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होना चाहिए। तीसरा प्रमुख कारण यूएन के कार्यों में भागीदारी। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अभियानों में भारत ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है,
जैसे शांति सेना के रूप में भारत का योगदान अनुकरणीय है। भारत ने अफ्रीका और एशिया के कई देशों में शांति बहाली में अपने सैनिकों को भेजा है और वहां पर कई सैनिक शहीद भी हुए हैं। तो इसलिए भारत को सुरक्षा परिषद का एक स्थायी सदस्य होना चाहिए। तीसरा, जिम्मेदार परमाणु शक्ति। भारत एक परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य है कि वह परमाणु हथियारों का पहले इस्तेमाल नहीं करेगा। नो फर्स्ट यूज की नीति अपनाता है, जो इसे एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति बताती है। तो इसलिए भी भारत को एक सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होना चाहिए। उसके बाद में बढ़ती आर्थिक और राजनीतिक साख, यानी जिस हिसाब से भारत वर्तमान समय में प्रगति कर रहा है, उस हिसाब से 2030 के अंत तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो इसलिए भी भारत को एक सीट मिलनी चाहिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। गुट निरपेक्ष आंदोलन के नेता के रूप में भी भारत ने विकासशील देशों की आवाज उठाई है। उसके बाद में नियमित योगदान, यानी यूएन का जो हर साल बजट जारी होता है, वह बजट विभिन्न सदस्य देशों द्वारा दिए गए अनुदान से जारी होता है और भारत ने अपना योगदान हमेशा समय पर दिया है और कभी भी भुगतान से नहीं चूका है। इसलिए एक जिम्मेदार भुगतानकर्ता होने के नाते भी भारत को सुरक्षा परिषद का एक स्थायी सदस्य होना चाहिए। और सुरक्षा परिषद की वर्तमान संरचना 1945 की दुनिया को दर्शाती है, न कि आज की दुनिया को। और 1945 और आज की दुनिया में बहुत ज्यादा अंतर आ चुका है। इसलिए सुरक्षा परिषद का पुनर्गठन होना चाहिए और इसमें भारत को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। और 21वीं सदी की वास्तविकताओं का अनुरूप अधिक प्रतिनिधिमूलक और प्रभावी बनाने के लिए भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का पुनर्निर्माण किया जाना चाहिए। और चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न नहीं है, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो देखिए, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु P5 परमानेंट 5, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, जिन्हें वीटो पावर मिली हुई है, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। उसके बाद में यूएन की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। संस्थापक सदस्य देश हैं 51वां देश था पोलैंड। यूएन के महासचिव पहले ट्राइग्वेलिव मर्तवान एंटोनियो गुटेरेस। उसके बाद में फुल फॉर्म WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, NGO नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। वीटो पावर केवल स्थायी सदस्यों के पास होती हैं, अस्थायी सदस्यों के पास नहीं होती हैं। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है हेग। इसी के साथ यह चैप्टर होता है हमारा पूरा। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।